हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने के एक्सरसाइज 2.1 के लिए जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अ ट्रायंगल हैविंग अ 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जिसमें तीनों में से एक एंगल 90 डिग्री है उसे हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर होना चाहिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख रखा हो। इस ट्रायंगल में मैंने हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर मान रखा है और बेस 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर। तो हमें दिख रहा है कि ये इक्वेशन को सॉल्व करेगी तो LHS और RHS सेम आने वाला है, मतलब ये इक्वेशन एकदम करेक्ट है। चलिए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के 5 कंपोनेंट्स देख लेंगे। उसमें से 3 हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। ये 3 साइड्स है ट्रायंगल की, और इसमें एक अननोन एंगल होगा, उसका नाम होगा थीटा, और एक 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट होगा। चलिए जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। Trigonometric functions are the functions that relate angles and sides of a right angle triangle. Trigonometric functions हम उन functions को कहते हैं जो एक right angle triangle के angles और sides का relation बनाता है। वो relations कैसे बनाता है वो हम नीचे देखने वाले हैं। टोटल 6 टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सीक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पर हम देख लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल्स और साइड के साथ कैसे रिलेशन बनाते हैं। यहाँ पर मैंने सेम ट्रायंगल ऊपर के एग्जांपल की तरह ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये साइड है परपेंडिकुलर, ये साइड है हाइपोटेनस और नीचे वाला साइड है बेस। तो साइन थीटा की वैल्यू आती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस यानी 3 डिवाइडेड बाई 5, और कॉस थीटा की वैल्यू आती है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस यानी 4 डिवाइड बाई 5, और टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस यानी 3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू थी p बाई h, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई p बाई h, जो हो जाएगा h बाई p। तो h है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और p है 3 सेंटीमीटर, तो h बाई p आ जाएगा 5 बाई 3। यहाँ पर सीक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई कॉस थीटा, जो कि होता है h बाई b, तो ये आ जाएगा 5 बाई 4। कॉट थीटा की वैल्यू आएगी 1 बाई टैन थीटा यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 4 बाई 3। चलिए जान लेते हैं कि डिग्रीज और रेडियंस क्या होता है। डिग्रीज और रेडियंस एंगल्स को मेजर करने की 2 अलग यूनिट्स है। इसमें से डिग्री बहुत कॉमन है, हम लोग पहले से ही जानते आ रहे हैं। अगर हम लोग सर्कल का एक चक्कर काट लेंगे तो हमें मिलेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम लोग रेडियंस में लिखते हैं 2 पाई। यहाँ पर 360 डिग्री हो गया 2 पाई। 360 का हाफ होता है 180। 180 को हम लोग रेडियंस में लिख सकते हैं 2 पाई का हाफ, जो कि पाई होगा। इसी तरीके से 180 का हाफ हो जाएगा 90। 90 को हम रेडियंस में लिखेंगे पाई बाई 2 रेडियंस। इसी तरीके से 180 और 360 के बीच में आ जाएगा 270। 270 की वैल्यू रेडियंस में आ जाएगी 3 पाई बाई 2। अभी हम जान लेंगे कि डिग्रीज टू रेडियंस और रेडियंस टू डिग्रीज कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें एक डिग्री की वैल्यू दी गई है और हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180। यहाँ पे एग्जांपल में एक 120 डिग्री एंगल दिया गया है और उसे हम लोग को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो हम लोग 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से। तो यहाँ पर 62 जा हो जाएगा और 63 जा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियंस। अगर हम लोग को रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। जो हमें रेडियन दिया गया है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से। तो यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा और 360 जा आ जाएगा, तो हम लोग को एंगल मिलेगा 60 डिग्री। चलिए देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज फाइंड आउट करके एक टेबल में डाल दिया गया है, उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की वैल्यूज आई कहाँ से। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है। इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस है 6 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर। अगर हम लोग यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3 बाई 6, जो कि होता है 1 बाई 2। इस तरीके से हम लोग को साइन 30 डिग्री की वैल्यू मिल गई 1 बाई 2। इसी तरीके से ट्रायंगल्स के जरिए वैल्यूज फाइंड आउट करके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में डाला गया है, लेकिन सिर्फ 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर वैल्यूज 90 डिग्री से बड़ी है तो हम लोग इसके लिए यूनिट सर्कल मेथड यूज करते हैं, लेकिन वो मेथड आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है।
चलिए देखते हैं यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दो साइड्स की वैल्यू दी गई है, हाइपोटेन्यूज और बेस की। हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल करके इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी AB डिवाइडेड बाई BC। यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से दिख जाएगी। यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 और यहाँ पर AB की वैल्यू अननोन है। PC की वैल्यू इस डायग्राम में दी गई है, वो है 3 सेंटीमीटर। अगर हम लोग 3 को इधर भेजेंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई √3। √3 और 3 कैंसिल होकर आ जाएगा √3, तो AB की वैल्यू आ जाएगी √3। अब हम इस चैप्टर का मेन टॉपिक देखने वाले हैं, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए जान लेते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट वर्क इन अपोजिट वे ऑफ रेगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से एकदम अपोजिट वे में काम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम एंगल्स के जरिए साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम साइड्स के जरिए एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें साइड्स दिया गया है तो हम उससे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। दे टेक रेशियो ऑफ साइड्स एज इनपुट एंड गिव आउटपुट एज एन एंगल। ये ऐसा फंक्शन है जो साइड्स की रेशियो को इनपुट लेता है और आउटपुट में हमें एक एंगल देता है। टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसिक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉड इनवर्स एक्स। इसे हम एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल में दो साइड्स की लेंथ दी गई है। अगर हम लोग को इस एंगल को फाइंड आउट करना है तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जरिए इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं इस एंगल को। यहाँ पर हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू है 6 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 12, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अगर हम साइन को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कि 1/2 की वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री। यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगी और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो हमने साइड्स के रेशियो को इस्तेमाल करके एंगल फाइंड आउट कर दिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले जान लेते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन ऐसी वैल्यूज होती है जो हम लोग फंक्शन को इनपुट करते हैं। यहाँ पर डोमेन है एंगल्स और रेंज जो हम लोग को फंक्शन से आउटपुट मिलता है उसे हम कहते हैं रेंज। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज देखेंगे कि क्या होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स के अंदर हम लोग कौन सा भी डोमेन दे सकते हैं, रियल नंबर्स, क्योंकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख रहे हैं तो एंगल्स में सारे वैल्यूज आ रहे हैं और -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक सारे रेडियंस के एंगल फंक्शन को इनपुट कर सकते हैं। इसे हम नीचे ग्राफ में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और यहाँ पर इस फंक्शन का रेंज आएगा -1, 1 स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी -1 और 1 भी इंक्लूडेड रहेगी। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि साइन के अंदर जो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है वो 1 से बड़ा नहीं है और -1 से छोटा भी नहीं है, इसलिए इस फंक्शन की रेंज आएगी -1 से 1 तक। cos x का देख ले, cos x का भी डोमेन होएगा रियल नंबर्स, क्योंकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पर रेंज हम लोग देखेंगे डायग्राम से तो हमें दिखेगा कि 1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ रही है और -1 से छोटी भी कोई वैल्यू नहीं आ रही। नेक्स्ट देखेंगे tan x। tan x के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, क्योंकि tan x की वैल्यू होती है sin x बाई cos x। तो अगर cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये फंक्शन उस डोमेन पे वैलिड नहीं है। यहाँ पर tan x का डोमेन है r माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 by/2, n बिलोंग्स टू z। यहाँ पर अगर हम लोग n के बदले 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा π/2। अगर हम लोग n के बदले 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3π/2, एक्सेट्रा हमें मिलते जाएगा। x हमें मिलेगा 5π/2। हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर π/2 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री पे cos की वैल्यू आती है 0 और 270 डिग्री पे भी आ रही है 0। सिमिलरली 5π/2 में भी हम लोग को मिलने वाली है cos की 0 वैल्यू। इसे हम ग्राफ से अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि cos की वैल्यू इन इंटरवल्स में 0 आ रही है, यानी cos की इन वैल्यू पे tan नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि tan x की वैल्यू होती है sin x बाई cos x। और अगर cos x 0 हो गया तो sin x बाई 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब ये फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सेम केस होगा sec x पे। sec x की वैल्यू आती है 1 बाई cos x। यहाँ पर नीचे cos x 0 हो गया तो 1/0 भी हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इससे इन वैल्यूज पर sec x हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसलिए रियल नंबर से इन वैल्यूज को निकाल दिया गया है डोमेन बनाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग cosec x देख लेंगे। cosec x की वैल्यू होती है 1 बाई sin x। तो हम देखेंगे कि sin x कौन से वैल्यूज पे 0 होता है। sin x 0 होता है n पाई में और n बिलोंग कर रहा है z से।
यहाँ पर स्टेटमेंट में हम लोग n के बदले 0 डालेंगे तो हमें मिलेगा 0। अगर हम लोग डालेंगे 1 तो हमें मिलेगा पाई। अगर हम लोग 2 डालेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई। हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साफ दिख रहा है कि 0 180 डिग्री और 360 डिग्री पे आ रही है साइन की वैल्यू 0। यानी यहाँ पर कोसिक x जो कि होता है 1/sin x हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से cot x भी इन वैल्यूज पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि cot x की वैल्यू होती है कोसिक x/sin x। अगर sin x की वैल्यू 0 है तो cos x/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आई होप आपको डोमेन क्लियर हो गया रहेगा इन 6 फंक्शंस का। अब रेंज देखिए, फर्स्ट 2 फंक्शंस की रेंज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख चुके हैं। यहाँ पर tan x का रेंज आ रहा है रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि tan 90 डिग्री पे वैल्यू है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी ये वैल्यू है इन्फिनिटी पर। इसी तरीके से अगर हम लोग -90 डिग्री पे देखिए ये वैल्यू tan की, तो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। हमें क्लियरली दिख रहा है कि आउटपुट के अंदर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज आ रहे हैं, इसलिए इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा r। सिमिलरली cot x का भी r होने वाला है। यहाँ पर हम cosic x और sec x का देख लेंगे कि इनका रेंज ऐसा क्यों आ रहा है। यहाँ पर cosic x की वैल्यू होती है 1/sin x और sin x का रेंज है -1 to 1। अगर मैं इनमें से कौन सी भी वैल्यू पुट कर दूं, मान लोगे कि मैं पुट करता हूँ 1/2, तो cosic 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/0.5, ये हो जाएगा 2। इसी तरीके से हम लोग दूसरी वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हैं। हम लोग जो भी वैल्यू पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, हमें मिलेगा -1 से कम वैल्यू या 1 से ज्यादा। इसलिए रेंज में -1 से लेके 1 तक नंबर्स नहीं आ सकते दोनों ही केस में। तो हमारा डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखते हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर हम लोग डोमेन को x एक्सिस में प्लॉट करेंगे और रेंज को y एक्सिस में। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल करके इजीली ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। sin x का देख लेंगे, यहाँ पर sin 0 पे sin की वैल्यू आती है 0, एक पॉइंट बन जाएगा हमारा। यहाँ पर sin 0 की वैल्यू है 0। नेक्स्ट देखिए हम लोग sin 90 डिग्री पे, sin 90 डिग्री पे वैल्यू आती है 1, तो यहाँ पर π/2 पे वैल्यू आ रही है 1। इसी तरीके से दूसरी वैल्यूज को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर cos x का ग्राफ भी बिल्कुल sin x की तरह ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे cosic x का ग्राफ। cosic 0 पे cosic की वैल्यू है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर कौन सी भी वैल्यू प्लॉट नहीं हो रही। यहाँ पर cosic 90 डिग्री में वैल्यू आती है 1, तो इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि 90 डिग्री पे मैंने प्लॉट कर रखा हूँ 1 को। इसी तरीके से दूसरी वैल्यूज हम प्लॉट करके इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। sec x का ग्राफ भी बिल्कुल cosic x की तरह ही है। यहाँ पर हम लोग tan x का ग्राफ देख लेंगे। tan x की वैल्यू 0 पे आती है 0, इसलिए यहाँ पर ग्राफ में 0 को 0 प्लॉट किया गया है। tan 90 डिग्री पे वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड, इसलिए 90 डिग्री का ग्राफ यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली दूसरी वैल्यूज को प्लॉट करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। cot x का ग्राफ भी बिल्कुल tan x की तरह ही है, वो भी वैल्यूज पुट करके हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखिए डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डोमेन को देख लेंगे, बाद में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को जान लेंगे कि क्या होता है। अगर आपको डोमेन एंड रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पता है तो ये हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का काम होता है एंगल्स के जरिए साइड्स फाइंड आउट करना, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का काम होता है साइड्स के जरिए एंगल्स फाइंड आउट करना। यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन पुट करते हैं एंगल, हम लोग को रेंज मिलता है साइड्स। तो इसी का उल्टा यहाँ पर हम लोग करेंगे, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डोमेन इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की डोमेन आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज से। हर एक वैल्यू यहाँ पर सेम ही दिखाई देगी हम लोग। आई होप आपको डोमेन क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखेंगे कि क्या होता है। नॉर्मली अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन आना चाहिए था रेंज में इसके, लेकिन यहाँ पर कुछ और आ गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इसकी और इसकी, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है एक 1-1 फंक्शन। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर किया है तो आपको पता होगा कि 1-1 फंक्शन क्या होता है। 1-1 फंक्शन हर एक यूनिक डोमेन के लिए एक यूनिक रेंज देता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बदले रेंज रख दे तो ये फंक्शन 1-1 नहीं होगा। इस चीज़ को हम लोग ग्राफ से क्लियरली समझ सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेंगे बहुत सारे एंगल्स। सबसे पहले हम लोग को मिलेगा 0, फिर पाई, फिर 2 पाई। यानी ये फंक्शन प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का काम होता है कि एक यूनिक एंगल को देना, लेकिन अगर हम लोग पूरे रेंज को ले लेंगे तो हम लोग को एक यूनिक एंगल नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले लेते। हम लोग ग्राफ में से एक ऐसा साइकिल उठा देते हैं जो रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें से कौन सी भी वैल्यू वापस से रिपीट नहीं हो रही।
सिमिलरली हम लोग दूसरे ग्राफ से भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल सकते हैं। इस साइन इनवर्स फंक्शन में इतनी वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और ये सारी वैल्यू हो जाएगी रेंज। अब हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखेंगे सब फंक्शंस के। साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम लोग ने नीचे डिस्कस किया वो आता है -π/2 से π/2। अब कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ जाएगा 0 to π। tan इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ जाएगा -π/2 to π/2। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स डिनोट कर रहे हैं कि -π/2 और π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है। हम नीचे ग्राफ में देखेंगे यहाँ पर -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं किए गए क्योंकि यहाँ पर π/2 में इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है और इन्फिनिटी में फंक्शन वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखिए कोसिक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ रहा है -π/2 to π/2 -0। यहाँ पर 0 को क्यों एक्सक्लूड किया गया है हम नीचे देखेंगे। यहाँ पर 0 पर वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी, इसलिए यहाँ पर 0 को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि इन्फिनिटी पर फंक्शन वैलिड नहीं होता। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ जाएगा ये -π/2 से π/2। यहाँ पर सीक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0, π क्लोज ब्रैकेट में -π/2। यहाँ पर π/2 को इसलिए एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बन जाएगा 0 to π, क्योंकि इस साइकिल में से एक इंटरवल एक्स्ट्रा किया गया है जो रिपीट नहीं हो रहा है। कॉट इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0, π ओपन इंटरवल में। यहाँ पर 0 और π को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि 0 और π में वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी। तो यहाँ का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to π ओपन इंटरवल में। अब हम और एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्यों एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0 क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। इसी तरीके से कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 2π भी क्योंकि कॉस 2π भी होता है 1। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा एंगल्स मिल रहे हैं, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है 1 1। ये कंडीशन हो गई है मैनी 1 की, इसलिए अगर हम लोग रेंज को यूज़ करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बदले तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोग ग्राफ्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करके बना सकते हैं। बस यहाँ पर हम लोग को एक्स एक्सिस में प्लॉट करना है रेंज और वाई एक्सिस में प्लॉट करना है डोमेन। अगर आपने नोटिस किया है तो ये ग्राफ्स बिल्कुल ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ की तरह ही दिखते हैं, बस इनका डोमेन और रेंज इंटरचेंज किया गया। यहाँ पर हम कुछ आइडेंटिटीज को देख लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन इनवर्स -x। साइन इनवर्स -x की वैल्यू होती है -sin इनवर्स x। इसी तरीके से कोसिक इनवर्स -x की वैल्यू भी होती है -कोसिक इनवर्स x और tan इनवर्स -x की भी वैल्यू होती है -tan इनवर्स x। ये तीन फंक्शन एक जैसा काम करेंगे और ये तीन फंक्शन भी एक जैसा काम करेंगे। यहाँ पर cos इनवर्स -x की वैल्यू आ जाएगी π cos इनवर्स x। सिमिलरली sec इनवर्स -x की वैल्यू आ जाएगी π sec इनवर्स x और cot इनवर्स -x की वैल्यू आ जाएगी π cot इनवर्स x। तो यहाँ पर हम लोग का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इन क्वेश्चंस में हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एंगल्स फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैं साइन इनवर्स -1/2 को मानूंगा थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पर हम फर्स्ट आइडेंटिटी से देख सकते हैं कि साइन इनवर्स -x की वैल्यू होती है -sin इनवर्स x। तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा -sin इनवर्स 1/2। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता करेंगे कि 1/2 कौन से एंगल पे आता है साइन की। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी -sin इनवर्स sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी -30 डिग्री। इसको रेडियंस में लिखिएगा तो आ जाएगा -π/6। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हमें जो वैल्यू मिल रही है उससे हमें चेक करना है कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है या फिर नहीं। अगर आ रहा है तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो हमें उसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि -π/6 बिलोंग्स टू रेंज -π/2 to π/2। ये साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि -π/6 इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू -π/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू मान लेंगे cos इनवर्स √3/2। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखिए कि √3/2 कौन से cos के एंगल में आता है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि cos π/6 यानी cos 30 डिग्री में आता है cos की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा रेडियंस में थीटा इक्वल टू cos इनवर्स cos π/6। यहाँ पर cos इनवर्स 6 और cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6।
अब चेक करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है या नहीं। हमें पता है कि cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to पाई, तो ये पाई/6 तो इस रेंज में आने वाला है, इसलिए हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू पाई/6। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इन क्वेश्चंस में हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर हमें एंगल्स फाइंड आउट करना है, इसलिए हम लोग कोसेक इनवर्स 2 को मान लेंगे थीटा। यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखेंगे कि कोसेक की कौन सी एंगल पे वैल्यू 2 आती है। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि पाई/6 पे आ रही है कोसेक की 2 वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक पाई/6। यहाँ पर कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई/6। अब हम चेक करेंगे कि ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहे हैं या नहीं। कोसेक इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -पाई/2 2 पाई/2 स्क्वायर ब्रैकेट में -0। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि पाई/6 बिलोंग कर रहा है इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, तो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी पाई/6। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया tan इनवर्स -√3। यहाँ पर अगर हम थर्ड आइडेंटिटी देखेंगे तो tan इनवर्स -6 की वैल्यू आती है -tan इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा -tan इनवर्स √3। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमें देखिए कि tan की कौन से एंगल पे वैल्यू आती है √3, तो यहाँ पर tan पाई/3 की वैल्यू आती है √3, तो हम लोग √3 को सब्सटीट्यूट करके लिख सकते हैं tan पाई/3। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा -tan इनवर्स tan पाई/3। यहाँ पर tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी -पाई/3। अब यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख लेंगे, वो होता है -पाई/2 2 पाई/2 ओपन इंटरवल में। अगर आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है समझ नहीं आ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि -पाई/3 इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू -पाई/3। अगर थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज में नहीं आती तो हमें इसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना पड़ता, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे नहीं, मगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चंस में हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड आउट करना है इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एंगल्स फाइंड आउट करना है, तो हम मान लेंगे cos इनवर्स -1/2 को थीटा। यहाँ पर हमें फोर्थ आइडेंटिटी से दिख रहा है कि cos इनवर्स -x की वैल्यू आ रही है पाई माइनस cos इनवर्स x, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकाल देंगे, वो आ जाएगी cos पाई/3। तो यहाँ पर cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल आ जाएगा पाई माइनस पाई/3 के। यहाँ पर हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई माइनस पाई/3, तो थीटा की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2 पाई/3। यहाँ पर cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0, पाई। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू बिलोंग कर रहा है इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर हम थीटा को मान लेंगे tan इनवर्स -1। हमें थर्ड आइडेंटिटी से दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी -tan इनवर्स 1 की वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकाल देंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी -tan इनवर्स tan पाई/4। यहाँ पर tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी -पाई/4। यहाँ पर tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -पाई/2 पाई/2 ओपन इंटरवल में। ये वैल्यू हमें दिख रहा है कि बिलोंग कर रहा है इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू -पाई/4। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चंस में हमें गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम लोग एंगल्स फाइंड आउट करना है, तो हम थीटा को मान लेंगे सीक इनवर्स 2/√3। यहाँ पर 2/√3 को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सीक इनवर्स सीक पाई/6। यहाँ पर सीक और सीक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई/6। सीक इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0, पाई क्लोज ब्रैकेट में -पाई/2। हमें क्लियरली दिख रहा है कि पाई/6 इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू पाई/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3 आ जाएगा। यहाँ पर √3 की वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकालेंगे। हम देखेंगे कि कॉट की कौन से एंगल पे वैल्यू आती है √3,
तो यहाँ पर कॉट पाई बाय 6 में आती है वैल्यू √3, तो थीटा इक्वल हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6। यहाँ पर कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6। कॉट इनवर्स x का रेंज है 0 to पाई ओपन इंटरवल्स। हमें क्लियरली दिख रहा है कि पाई बाय 6 बिलोंग कर रहा है इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, तो यहाँ पर इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चंस में हमें गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम लोग को एंगल्स फाइंड आउट करना है, तो हम थीटा इज इक्वल टू मान लेंगे कॉस इनवर्स -1/√2। हम फोर्थ आइडेंटिटी देखेंगे तो कॉस इनवर्स -x की वैल्यू आती है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। यहाँ पर हम लोग 1/√2 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकालेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर कॉस की कौन से एंगल पर वैल्यू आती है 1/√2। यहाँ पर कॉस पाई बाय 4 पे आ रही है वैल्यू 1/√2, तो हम लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 4। तो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस पाई बाय 4। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 4। यहाँ पर कॉस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to पाई, तो क्लियरली दिख रहा है कि हमें इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ पर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है कॉसिक इनवर्स -√2। हम थीटा को मान लेंगे कॉसिक इनवर्स -√2। यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी को देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि कोसिक इनवर्स -x की वैल्यू आती है माइनस कोसिक इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस कोसिक इनवर्स √2। यहाँ पर √2 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आ जाएगी कोसिक पाई बाय 4, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस कोसिक इनवर्स कोसिक पाई बाय 4। यहाँ पर कोसिक और कोसिक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय 4। कोसिक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2, π/2 -0। हमें क्लियरली दिख रहा है कि -π/4 बिलोंग कर रहा है इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू -π/4। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ये दो क्वेश्चंस में हमें इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस cos इनवर्स -x हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। इसे हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे। यहाँ पर sin इनवर्स -1/2 हो जाएगा माइनस sin इनवर्स 1/2। यहाँ पर tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4, और ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रही है। प्लस हो जाएगा यहाँ पर पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाय 3। ये वैल्यूज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इजीली निकाल सकते हैं। माइनस साइन इनवर्स आ जाएगा sin पाई बाय 6। इसे मैं एज इट इज लिख देता हूँ पाई बाय 4। प्लस में आ जाएगा यहाँ पर cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा 2 पाई बाय 3। माइनस यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में आएगा पाई बाय 6। अब इन तीनों का एलसीएम निकाल के हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम नीचे आएगा 12। यहाँ पर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू 3 करेंगे, यहाँ पर इंटू 4 करेंगे और यहाँ पर इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू आ जाएगी 11 पाई माइनस 2 पाई बाय 12, जो कि होता है 9 पाई बाय 12। इसे हम कैंसिल करके भी लिख सकते हैं। 3 3 होता है 9, 3 4 12 होता है, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू दी गई हमें cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाय 3, प्लस में आ जाएगा 2 sin इनवर्स sin पाई बाय 6। cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, sin और sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। फाइनल आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ये दो क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू y है तो y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हमें ऑप्शन चूज करना है। हमें पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है साइन इनवर्स x का -π/2 to π/2, यानी साइन इनवर्स x के आउटपुट में सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही आनी चाहिए।
तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू साइन क्लोज ब्रैकेट से डिनोट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया tan इनवर्स √3 माइनस सीक इनवर्स -2। इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस, यहाँ पर फिफ्थ आइडेंटिटी से हम लोग को दिख रहा है कि सीक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू आती है पाई माइनस सीक इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सीक इनवर्स 2। यहाँ पर tan इनवर्स √3 को लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स tan π/3 माइनस में आ जाएगा पाई माइनस सीक इनवर्स सीक π/3। यहाँ पर tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सीक और सीक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 π/3 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस π/3। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी माइनस π/3।